यार कोई तो बोलो। अरे पीछे वाला समझ में आया कि नहीं? आया सर। तो यस सर आया है। इसको हम फिर से फिगर बना देते हैं। यहाँ पे था। यहाँ एक पतली सी स्लैब लेकर डाल दिए जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, और इसमें कौन सा वेव फ्रंट आ रहा है? इसमें वेव फ्रंट जो आ रहा है इस तरीके से पैरेलल वेव फ्रंट आ रहा है। पैरेलल वेव फ्रंट आ रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? ये पॉइंट P जो लिए हैं ये सेंट्रल पॉइंट से कितनी दूरी पे है? y दूरी पे है। ये कैपिटल D है, ये कैपिटल D है, और ये जो है स्मॉल d है। ये यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल d। तो यहाँ डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी इन जनरल पॉइंट पे, ये जो हो जाएगी कितनी? ये हो जाएगी y स्मॉल d अपॉन d माइनस t म्यू माइनस 1। वही थिकनेस जब इसमें कितना हो जाएगा? थिकनेस या तो 0 कर दो तो वापस वही वैल्यू आ नहीं आ जाएगा, या फिर सेम मीडियम डाल दो जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी है 1 है, उसमें टर्म 0 हो जाएगा, वही टर्म आ जाएगा। ये चीज क्लियर या नहीं क्लियर? यस सर क्लियर है। अच्छा, तो सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे ही रहेगा कि शिफ्ट कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ पे निकाल सकते हो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पहुंच जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा कितनी दूर पहुंच जाएगा निकाल सकते हो? देखो सेंट्रल मैक्सिमा जहां भी होगा वहां डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमा 0 होना चाहिए। किसके लिखेंगे? फॉर सेंट्रल मैक्सिमा लिखेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। और जब इसको 0 करोगे तो 0 इक्वल टू y स्मॉल d कैपिटल D माइनस t म्यू माइनस 1 लिख दोगे, और ये कितना आ जाएगा? t म्यू माइनस 1 ऊपर d एंड d इक्वल टू y। तो ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे आ जाएगा। ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। ये चीज क्लियर या नहीं क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसमें अगर तुमसे बोले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और है ना पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो डेल्टा एक्स अब क्या लिखोगे? पहले डेल्टा एक्स वाई स्मॉल डी कैपिटल डी लिखा करते थे, अब इसमें क्या करना पड़ेगा? टी म्यू माइनस 1 डाल देना पड़ेगा। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? एन लैम्डा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यहां से ये आ जाएगा वाई डी कैपिटल डी माइनस टी म्यू माइनस 1। तो देख सकते हो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एन लैम्डा प्लस टी म्यू प्लस टी म्यू माइनस 1, ये आ जाएगा इक्वल टू कितना? y स्मॉल d कैपिटल D आ जाएगा। और यहां से y की वैल्यू कितना लिखोगे? n लैम्डा t स्मॉल d प्लस t म्यू माइनस 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यही क्या इन जनरल y की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? इन जनरल ब्राइट फ्रिंजेस की ये पोजीशन होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। और फॉर n इक्वल टू 0 है ना। अब इसमें देखो, इसमें y इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d प्लस कैपिटल D स्मॉल d t म्यू माइनस 1, ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब इसमें n की वैल्यू जब 0 डाली जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा मुझे सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। और अगर इसका नाम हम वाई नॉट देते हैं तो वाई नॉट उस सी से ये कहाँ पे मिलेगा? ये टी स्मॉल टी टी म्यू माइनस 1 पे मिलेगा। ये शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर y1 की बात की जाए, y1 की बात की जाए, पहला है ना, ये होगा फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम। तो फर्स्ट मैक्सिमा तुम्हें कहाँ मिलेगा? y1 कहाँ मिलेगा तुम्हें? यहाँ लैम्डा डी प्लस डी अपॉन डी टी म्यू माइनस 1 कह दोगे। n इक्वल टू 2 डालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? सेकेंड मैक्सिमा, दोनों तरफ है ना, सेंट्रल के दोनों तरफ। y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लैम्डा डी अपॉन डी प्लस डी टी म्यू माइनस 1। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अगर तुम्हें पूछे कि क्या फ्रिंज विड्थ जो होगा, इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? कोई इफेक्ट होगा कि फ्रिंज विड्थ पहले जैसा ही रह जाएगा? तो फ्रिंज विड्थ क्या बोलते हैं? दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिफरेंस। यस तो सर। यहाँ जब निकालोगे y2 माइनस y1 या फिर y3 माइनस y2, देख सकते हो उसमें ये तो टर्म हर एक में आ रहा है, लेकिन और ये कांस्टेंट है। तो फ्रिंज विड्थ कितना रह जाएगा? ये जो तुम्हारा हो जाएगा yn प्लस 1 माइनस yn, ये वैल्यू उतनी ही रह जाएगी, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, सेम ही रह जाएगा। सेम ही रह जाएगा, फ्रिंज विड्थ उतना ही रहेगा। पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा पैटर्न जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ कितने फ्रिंज शिफ्ट हुए होंगे सेंट्रल से, मतलब कि यहाँ से कितना, यहाँ जो पहले फ्रिंज रहा होगा, पहले फ्रिंज कैसा रहा होगा? यहाँ पे सेंट्रल रहा होगा, इसके ऊपर क्या रहा होगा? डार्क रहा होगा 1, फिर नीचे डार्क 1 रहा होगा, फिर ब्राइट 1, फिर ब्राइट 1, फिर यहाँ पे डार्क 2, यहाँ डार्क 2, फिर ऊपर ब्राइट 2, यहाँ ब्राइट 2। अब ये पैटर्न कैसे हो जाएगा? इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। यस सर। यस सर। इसको मिटाते हैं। देखो अब इसमें क्या पैटर्न हो जाएगा, देख लो। अब ये पैटर्न क्या बन जाएगा? अब पैटर्न कुछ ऐसा बन जाएगा, ये जो है सेंट्रल वाला जो है यहाँ पे आ गया, सेंट्रल वाला यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा? डार्क 1 यहाँ पे आ जाएगा, डार्क 1 यहाँ पे आ जाएगा, ब्राइट 1 यहाँ पे आ जाएगा, ब्राइट 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर डार्क 2 यहाँ आ जाएगा, डार्क 2 यहाँ आ जाएगा, ब्राइट 2 यहाँ आ जाएगा, ब्राइट 2 यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल सेंटर से कितना फ्रिंज ऊपर पूरा का पूरा शिफ्टिंग हो गया होगा अगर ये निकालने बोल दे तो? मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कितना फ्रिंज शिफ्टेड हो जाएगा? कितने नंबर ऑफ फ्रिंज की शिफ्टिंग हो गई होगी? तो क्या कहोगे, कैसे निकालोगे? टोटल कितना शिफ्ट हुआ है, टोटल कितना शिफ्ट हुआ है? ये शिफ्ट जो हुआ है डी म्यू माइनस 1 टी अपॉन टी और एक फ्रिंज का विड्थ। जैसे मान लो टोटल इतना शिफ्ट हुआ है और इसमें कितने नंबर ऑफ फ्रिंज आए हैं, उतने ही नंबर ऑफ शिफ्टिंग हुई होगी ना। यस सर। तो उसमें से एक फ्रिंज विड्थ का एक कितना होगा? फ्रिंज विड्थ को डिवाइड कर देंगे तो एक फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा? यस सर। डी डी लैम्डा अपॉन डी, यही होगा ना एक फ्रिंज का विड्थ। स्मॉल डी। यस ये सर। आएगा ना, ये एक फ्रिंज विड्थ कर देंगे तो सिंप्लीफाई करें कितना आएगा ये? अगर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो डी डी कट गया, स्मॉल डी कट गया, तो नंबर ऑफ शिफ्टेड कितना हो जाएगा? टी म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा, यही नंबर शिफ्ट हो जाएगा। ये सब पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एक पे जितना इसमें तुमको बताया ना, सब पे पूछा हुआ क्वेश्चन। और इसको तुम या तो वहां पे पूरा का पूरा निकालो डिराइव करके, या जो भी इस फॉर्मूला से बता रहे हैं इस फॉर्मूले को सीधे अप्लाई कर लो।
क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। यहां तक क्लियर? तो लिख लेना सारा यस फॉर्मूला। सर, हो गया ये वाला। और अगर हम डार्क का पूछना चाहें तो डार्क फ्रिंज में क्या करोगे? कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज का पूछना चाहे तो वहां डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी डाल दोगे? 2n+1 λ/2। अगर डार्क फ्रिंज का पूछना चाहें तो डेल्टा एक्स की जगह पे 2n+1 λ/2 डाल के सॉल्व कर लेना है। सर एक बार नेक्स्ट पेज कीजिए। यस हो गया। हो गया ना? चलो अच्छी बात है। एक बार शुरू से दिखाइएगा तो पेज से। शुरू से तो फर्स्ट पेज तो यही था, ये फर्स्ट पेज था। उससे पहले वाला तो उस सेशन में था जो ऑप्टिकल पाथ बताए थे। ऑप्टिकल पाथ बताया था उस सेशन में था। उस ऑप्टिकल पाथ से यहाँ पे निकाले थे कि यहाँ एक्स्ट्रा जो डेल्टा एक्स आ जाएगा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा टी म्यू -1 आ जाएगा। तो नेट पाथ डिफरेंस जो आ जाएगा यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा वही S2P - S1P। और उसके अलावा इसमें और एक एक्स्ट्रा ये भी पाथ लेंथ को माइनस कर दो, टी म्यू -1 आएगा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स जो आया था वो आया था y कितना स्मॉल d अपॉन कैपिटल D माइनस टी म्यू -1 कर दो। यहाँ ये सब जो ये पहला है इसमें ये लास्ट में लिखना, ये पोर्शन लास्ट में लिखना, ये लास्ट में लिखना, ये यहाँ से फर्स्ट लिखना। उसके बाद यहाँ कंडीशन दिए थे कि ब्राइट फ्रिंज का क्या कंडीशन होगा, और ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन ये आई थी। और इससे फिर हमने क्या निकाला था कि अलग अलग सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होगा, सेकेंड मैक्सिमा क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फ्रिंज पे क्या होगा, तो कोई फ्रिंज इफेक्ट नहीं होगा वो यहाँ पे। और ये करके हमने फिर लास्ट में नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग जो है यहाँ पे लिख दिया था। तो ये फर्स्ट और लास्ट भी है, लास्ट पोर्शन में खाली इतना लिखोगे। सेकेंड तुम्हारा ये हो गया, थर्ड तुम्हारा ये हो गया। समझ में आया? हटाएं इसको। यस सर। अब इसी में डार्क का पूछेगा तो क्या होगा? इसी में डार्क का अगर पूछेगा कंडीशन क्या होगा तो फॉर डार्क भी लिख सकते हो यहाँ पे, फॉर डार्क फ्रिंज। हमारे पास डेल्टा एक्स जो आ गया है वो आया है y स्मॉल d कैपिटल D प्लस सॉरी माइनस था ना, सॉरी प्लस था, प्लस ये लिखना इक्वेशन -t म्यू -1, ये डेल्टा एक्स आ गया है। अब इसी में डार्क के लिए कितना हो जाएगा तो 2n+1 λ/2 आ जाएगा। तो डार्क के लिए y में क्या होगा, ये होगा 2n+1 लैम्डा कैपिटल D/2 स्मॉल d प्लस d कैपिटल D t म्यू -1। देख सकते हो ये बस सिंपली उसमें ऐड अप हो जाएगा। बाकी पहले तो ये था ही और उसमें ये चीज ऐड अप हो जाएगा। अब यहाँ पे n = 0 पे तुम्हारा फर्स्ट डार्क होगा, फर्स्ट डार्क, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, y1 कितना लिख दोगे तो ये n = 0 डालने पे कितना आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल D 2d प्लस d t
म्यू माइनस 1 अपॉन बी आएगा। n इक्वल टू 1 करेंगे तो सेकेंड डार्क आएगा, सेकेंड डार्क आएगा, सेकेंड डार्क आएगा, उसके लिए y2 लिखेंगे, ये आ जाएगा 3/2 लैम्डा टी और यहाँ पे डी टी म्यू माइनस 1 प्लस डी। देख सकते हो ये जो है ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर देगा उसको ऊपर की तरफ। समझ में आया? अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जा सकता है, इसको हटाएं इसको। यस सर, हो गया। यस सर। अब देखो इसमें कैसे तुमको घुमा सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे बन सकता है, क्या क्या इसमें तुमको कलाकारी कर सकता है, वो क्या क्या उम्मीद कर सकता है, कहाँ कहाँ तुमको सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो एक तो ये पैटर्न हम रख दिए, दूसरा तुमको क्या कर देगा इसमें, दूसरा कर देगा कि यहाँ पे लेके डाल देगा, इस तरीके से डाल देगा, अलग थिकनेस का, अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। तो अब कितना पाथ डिफरेंस होगा निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? अब कितना पाथ डिफरेंस होगा ये निकाल सकते हो या नहीं? मान लो ऊपर वाले की थिकनेस T1 है, ये μ1 है, इसकी थिकनेस जो है T2 है और ये μ2 है। तो अब डेल्टा x कितना लिख डालोगे? अब डेल्टा x कितना लिखोगे? देखो यहां हम लिखते हैं, अब इसमें तुम आराम से लिख सकते हो बिना कॉम्प्लेक्सिटी में गए हुए। डेल्टा x इक्वल टू, देखो जो तुम्हारा एक्चुअल S2p माइनस S1p तो रहेगा ही रहेगा, ये नहीं रहेगा? रहेगा सर। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले के पाथ को नीचे वाले में से माइनस कर रहे हैं, तो ऊपर वाले का जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा कितना, ये लिखोगे माइनस T1 μ1 माइनस 1, ये माइनस करोगे और नीचे वाला क्या कर रहे हैं, नीचे वाला जो एक्स्ट्रा पाथ चला उसमें से ऊपर वाले को माइनस कर रहा है ना, कि नहीं? जैसा तो नीचे वाले का ऐड करना होगा। नीचे वाले का ऐड कर देंगे, T2 μ1 ये ऐड कर देंगे, ये अब पाथ बन गया। समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं कि अब ये जो है लाइट बीम है, मतलब वेव फ्रंट है, वो ऐसे आ रहा है, वो वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है सम एंगल थीटा बनाता हुआ, सम एंगल थीटा बनाता हुआ। अब क्या करोगे? अब डेल्टा एस कितना लिखोगे? सर और ऐड हो जाएगा उसमें। और ऐड हो जाएगा कि माइनस होगा? ऊपर वाले का पाथ बढ़ गया ना सर, ऐड हो जाएगा, नीचे वाले को पहले एलिमिनेट करेगा ना। हाँ, नीचे वाला पहले एलिमेंट करेगा तो ऊपर वाले का पाथ बढ़ गया, बढ़ा कि घटा? बढ़ा। अच्छा ये सॉरी, बढ़ा तो माइनस ये हो जाएगा। यस माइनस कितना करोगे इसमें? माइनस डी साइन थीटा। डी साइन थीटा माइनस कर दोगे। तो अब कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी डाल देगा तो तुम बना सकते हो इसको, डी साइन थीटा आ जाएगा। तो अब डेल्टा एक्स जो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लिखे हो वो, उसमें अगेन माइनस डी साइन थीटा लिख डालोगे। तो जितने पॉसिबल वेरिएशन हो सकते थे वो मैंने करा दिया। यंग डबल स्लिट के जितने पॉसिबल वेरिएशन हो सकते थे वो हो गया। हाँ, एक और पॉसिबल वेरिएशन हो सकता है, चलो देख लेते हैं। इस पूरे सेटअप को सर एक सेकंड, लिख लो। ये सर हो गया। ये सब सीबीएसई में ना पूछेगा, ये सब सीबीएसई में ना पूछेगा, ये है ना सोनली कंपटीशन के लिए। बहुत किस्मत खराब हो गई। डार्क वाला लगेगा, डार्क वाला पेज लगेगा। डार्क वाला ठीक है, ये लो तुम्हारा डार्क वाला हो गया। हो गया। अब मान लो इसमें पूरा का पूरा तुमसे ये पूछ सकता है कि जो हमारा सेटअप था कौन सा, यही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप को पानी में किया जाए, पानी में किया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा। चलो इस पे जरा 2 मिनट टाइम लो, सोच के बताओ इस पे।
पूरे के पूरे सेटअप को पानी में अगर डुबो दिया जाए और तब वहां से देखोगे तो क्या तुमको फर्क पड़ेगा, क्या नजर आएगा? कहने का मतलब ये है कि पूरा वही सेटअप लिए हैं हम फिर से, बेसिक सेटअप। पहले बेसिक सेटअप पे काम करते हैं कि वही बेसिक सेटअप है। इस तरीके से बेसिक सेटअप है। यहाँ पे स्क्रीन है, ये इसका सेंट्रल लाइन है। वेव फ्रंट ऐसे ही आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, पैरेलल वेव फ्रंट स्क्रीन से आ रहे हैं। और ये S1 है, ये S2 है। अब पूरे में अब एयर नहीं है, पूरे में क्या है, वाटर है, पूरे में वाटर है। तो सेंट्रल मैक्सिमम यहीं पे बनेगा कि शिफ्ट कर जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमम यहीं पे बनेगा कि शिफ्ट कर जाएगा? यहीं पे बनना चाहिए। यही बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अब तो हर एक है ना, नहीं शिफ्ट नहीं करेगा ना, शिफ्ट क्यों करेगा? देखो अब जो ये यहाँ सब पे सब same है। सब कुछ तो सेम ही रहेगा ना। अब जो अगर इसके सामने पानी आ गया तो उसके सामने तो पानी आ गया है, दोनों की रफ्तार तो अब क्या ये रहेगी? दोनों की रफ्तार तो एक ही सेम जैसी ही हो रहेगी ना। जाएगा। इसकी घटेगी, इसकी घटेगी, इसकी भी तो घटेगी। अगर यहाँ पे ये फेज में पहुंचा है, बट जो डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ा उसमें तो अब और ज्यादा टाइम लगेगा ना। समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो उससे उससे जो है ना फ्रिंज विड्थ में फर्क पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ में फर्क पड़ेगा। लेकिन ये सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा। देखो जैसे यहाँ पे अगर वेव फ्रंट आया तो यहाँ पे दोनों S1 और S2 को एक साथ इल्यूमिनेट करेगा। वो जो पॉइंट होगा वो एक ही वेव फ्रंट का पार्ट होगा, इसके कारण दोनों का सेम फेज में होगा, सेम फेज में होगा। और जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो दोनों सेम मीडियम में चला है ना, ये अलग अलग मीडियम में चला है, सेम मीडियम में चला है पानी वाला। सेम मीडियम में चला है। दोनों की रफ्तार तो सेम ही रहेगी ना। पानी में जो यस सर। S1 से वेव चलेगा वो S2 से चलेगा, तो दोनों सेम ही पाथ ट्रेवल किया, दोनों तो पानी में ट्रेवल किया है ना। दोनों जब सेम पाथ ट्रेवल किया है तो दोनों का ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो फ्रिंज जो है यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फिर डार्क, मतलब यहाँ जो है सेंट्रल ब्राइट, यहाँ डार्क 1, फिर ब्राइट 1, फिर डार्क 2, नीचे डार्क 1, ब्राइट 1, डार्क 2, ऐसा ही बनेगा। बस फर्क किसमें पड़ेगा तो बताओ। फ्रिंज विड्थ कितना था? फ्रिंज विड्थ जो लिखते थे हम लोग, विड्थ ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला कितना था? YT/T। ये था बाई डी अपन नहीं, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल लैम्डा डी डी अपॉन, अपॉन ये था ना फ्रिंज विड्थ, इसको हम लोग बीटा से नोट करते हैं। यस सर। ये था, ये लैम्डा क्या था? ये वो तो वेवलेंथ था। वेवलेंथ किसमें? सोर्स में था। वैक्यूम में था। ऑटोमेटिक। तो वेवलेंथ मीडियम डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? यस होता सर है। होता है। होता है ना। तो पानी में वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। देख लो ना, स्पीड किसमें ज्यादा होती है? स्पीड अगर हम कहें किसमें, वैक्यूम में, वैक्यूम में तो क्या बोलोगे, ये C बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, लैम्डा अपॉन T, या फिर लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी बोलोगे, नहीं बोलोगे? यस सर। एंड Yes, sir. स्पीड इन वाटर, स्पीड इन वाटर इसको बोलोगे V। ये लैम्डा इन वाटर इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या ज्यादा है, Yes. C ज्यादा है कि V ज्यादा है? C है ज्यादा। ग्रेटर देन V है, C ग्रेटर देन V है। तो इसका मतलब लैम्डा वैक्यूम इनटू F ग्रेटर देन लैम्डा वाटर इनटू F होगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और लैम्डा जो है ये स्मॉलर देन लैम्डा हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप निकालो तो क्या लिखोगे, म्यू क्या लिखते हैं हम लोग, C अपॉन V लिखते हैं कि लिखते हैं? यस सर लिखते हैं। तो इसमें से V कितना हो जाएगा, C अपॉन म्यू होगा। ये अपन और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, लैम्डा वाटर इनटू F इक्वल टू लैम्डा इनटू F अपॉन म्यू। तो ये F कट जाएगा और लैम्डा वाटर वाला क्या लिख दोगे, लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन म्यू। तो म्यू से उसका डिवाइड हो जाएगा ना उसमें। तो अब फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा,
फ्रिंज विद इन वाटर कितना हो जाएगा? y इक्वल टू फ्रिंज विद इन वाटर जो लिखेंगे, वाटर लिखेंगे ये बीटा वाटर, तो लैम्डा वाटर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एंड लैम्डा वाटर क्या लिखोगे? लैम्डा डी म्यू डी, ऐसा लिखोगे ना? यस सर तो फ्रिंज विड्थ जो है वो छोटा हो जाएगा, बाकी पैटर्न वैसा ही रहेगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी तो नहीं हो गया ना इसमें? नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से बताते हैं। नहीं सर आ गया। तो बस ये रखोगे कि अगर किसी मीडियम में डाला जाए, मतलब ओवरऑल समरी में क्या लिखोगे कि अगर इस पूरे सेटअप को मीडियम में डाला जाएगा तो क्या होगा? क्या जो उसका डार्क ब्राइट का पैटर्न है उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल फ्रिंज विड्थ जो है वो छोटी हो जाएगी, बाकी पैटर्न वैसे ही बनेगा। अब इस पैटर्न में तुम क्या कर दो, तुम यहाँ पे ग्लास डाल दो, इसमें क्या कर दो, इसको कुछ एंगल पे डाल दो, तो फिर बाकी सारी कहानियां वैसे ही होगी, बस खाली लैम्डा की जगह पे क्या डाल दोगे? लैम्डा अपॉन म्यू डाल दोगे। बाकी पूरा फॉर्मूला जो पीछे किए हो ना सब वैसा ही रहेगा, खाली लैम्डा की जगह पे लैम्डा म्यू आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी यंग डबल स्लिट की। अब इसमें एक चीज ध्यान रखा जाए, अभी यहाँ पे जो हम लाइट का सोर्स ले रहे हैं वो जो है व्हाइट लाइट है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ध्यान रखना है क्योंकि एक ही लैम्डा हम ले रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। एक यंग डबल स्लिट का और एक्सपेरिमेंट है कि जब व्हाइट लाइट से किया जाएगा तो क्या होगा। तो व्हाइट लाइट जब किया जाएगा तो डार्क और ब्राइट पैटर्न नहीं बनेगा, ध्यान रखना। व्हाइट लाइट जब किया जाएगा इस तरह से डार्क और ब्राइट पैटर्न नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें व्हाइट लाइट में एक ही वेवलेंथ होता है कि अलग अलग होता है? अलग 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 होता है, तो सबका व्हाइट और डार्क जो अलग अलग बनेगा, तो इसमें क्या होगा? ओवरलैपिंग व्हाइट और डार्क बनेगा। अगर तुम ये सेम करते हो, जो मतलब कि मान लो एयर में ये सारा का सारा काम किया और यहाँ से जो वेव फ्रंट आ रहा है व्हाइट लाइट का रहा है, तो सेंट्रल वाला जो होगा यहाँ पे व्हाइट लाइट होगा और धीरे धीरे फिर वहां पे चलते चला जाएगा, वो धीरे धीरे चलते चला जाएगा कि व्हाइट लाइट में सबसे लास्ट में क्या होगा? रेड बनेगा, फिर ऑरेंज बनेगा, येलो बनेगा, इस तरीके से, और बीच में व्हाइट होगा। और फिर क्या होगा? कहीं भी तुमको डार्क पैटर्न नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि एक का डार्क दूसरे के डार्क पे या दूसरे के ब्राइट पे ओवरलैप कर जाएगा, उसमें तुम इंटरफ्रेंस पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए व्हाइट लाइट से इसको नहीं किया जाता है। तो कभी कभी सीबीएसई में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ जाता है कि व्हाइट लाइट से हम यंग डबल स्लिट का इंटरफ्रेंस फेनोमेनन एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्या जवाब होगा? ओवरलैपिंग होता है इसलिए। जवाब ये होगा कि व्हाइट लाइट में क्योंकि एक वेवलेंथ नहीं 7 मल्टीपल वेवलेंथ होते हैं। अब इसमें जो अलग अलग पैटर्न बनेगा इंटरफेरेंस का, उसमें एक का डार्क दूसरे के ब्राइट पे, दूसरे का ब्राइट एक दूसरे के डार्क पे ओवरलैप हो जाएगा। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? फ्रिंज जो है अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम व्हाइट लाइट से उसको नहीं करते हैं। कलरफुल फ्रिंजेस बनेगा। हाँ कलरफुल फ्रिंजेस बनेगा इसमें। हाँ, कलरफुल बनेगा, कलरफुल बनेगा, अलग अलग कलर दिखेंगे, लेकिन मे भी तुम उसको पहचान ना पाओ नॉर्मल आईज से। तुमको हो सकता है उसको मैग्नीफाई करके देखना पड़े, तब जाकर तुम्हें दिखेगा। तो व्हाइट लाइट का ही एक एग्जांपल है, देखो व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस जो होता है ना, उसका एक एग्जांपल है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तुमने देखा होगा कि जब जो वायल होता है, केरोसिन वगैरह या वायल वगैरह, वो अगर जमीन पे गिर जाए और उस पे अगर लाइट पड़ती है तो तुम्हें कलरफुल वो दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ऐसे भी देता है। हाँ, ऐसे भी देता है, सब जमीन पे या पानी पे के ऊपर भी गिर जाए तो देता है। देता है ना, कलरफुल देता है कि नहीं देता है? वो जो कलर दिखता है वही इंटरफेरेंस के कारण दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। ये सीबीएसई में नहीं पढ़ना है, बट जेईई में और नेट में पढ़ना है ये चीज। समझ में आया ये?
तो यंग डबल स्लिट तुम्हारा खत्म हो गया, यंग डबल स्लिट में इतनी सारी चीजें थी, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ठीक है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अगेन वो +2 का पार्ट नहीं है, पहले ही बोल दें, वो सीबीएसई में नहीं पढ़ना है, वो स्ट्रिक्टली कंपटीशन के लिए है, नीट में और मेंस एडवांस का पार्ट है। तो जो लोग सीबीएसई बेस कर रहे होंगे तो उस क्लास को छोड़ भी सकते हैं, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें 1-2 क्लास जो एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे, बता देते हैं तुमको, इसमें जो पढ़ाने वाले हैं, एक पढ़ाने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स, एक ये बताने वाला छोटा सा टॉपिक है। एक इसमें लॉयड्स मिरर है, लॉयड्स मिरर है। एक है इसमें पर्सनल्स बाय प्रिज्म है, बाय प्रिज्म है। तो ये तीनों टॉपिक जो है ये नहीं पूछा जाता है सीबीएसई सिलेबस में, तो है, मतलब कि तुमको एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, इसका क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में मिलेगा। इसमें देखो क्वेश्चन मिलेगा ये, क्योंकि ये इसी का इंटरफेरेंस का ही एप्लीकेशन है ये। तो इसको डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछ सकता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली नीट में है ना, आईआईटी मेंस में एंड एडवांस में, इसमें ये पूछ सकता है। तो अगले 1-2 क्लास में यही कराएंगे। उसके बाद डिफ्रैक्शन, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पहले करा दें और बाद में इसको करा दें। डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन है, ये तो है सब में है, सीबीएसई में भी है, नीट में भी है, मेंस में भी, एडवांस में भी है। सॉरी एडवांस में नहीं है, एडवांस अगर तुम सिलेबस देखोगे तो एडवांस में केवल एकमात्र है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो लोग एडवांस को फोकस कर रहे हैं तो उसमें वेब ऑप्टिक्स में केवल एकमात्र है यंग डबल स्लिट, उसके अलावा और कुछ नहीं है। डिफ्रैक्शन वगैरह पोलराइजेशन एडवांस में नहीं है, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ये सब मेंस में है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले ये जो टॉपिक्स है वो करा दें कि पहले डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन करा दें? पहले टॉपिक्स करवा दीजिए, ठीक है। तो कल की क्लास में इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, और समय रहा तो बाकी दोनों भी करा देंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन बन जाएगा। थिन फिल्म किसके कारण होता है? डिफ्लेक्शन के कारण। क्या क्या? इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, हाँ वो नहीं, वो इंटरफेरेंस फेनोमेनन है ना। तो इंटरफेरेंस फेनोमेनन 2 तरीके से हो सकता है। इंटरफेरेंस फेनोमेनन जो है उसमें हो सकता है कि वेव फ्रंट को डिवाइड करके, ठीक है, जो हम लोग यंग डबल स्लिट में किए थे कि जो वेव फ्रंट था उसको 2 पार्ट में बांट करके तब इंटरफेरेंस करवाए थे। और दूसरा था कि सेम वेव जाए, है ना, सेम वेव जाए, उसमें से एम्पलीट्यूड का डिवीजन कर दें, मतलब कुछ एनर्जी को हम रिफ्लेक्ट करा दें और कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट करा दें और उसके थ्रू इंटरफेरेंस करवाएं। उसमें तुम्हारा वही इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म, लॉयड मिरर एंड पर्सनल बाइप्रिज्म में वही सब होता है। ये सारा का सारा फिनोमेनन इंटरफेरेंस का ही है, पर उसमें 2 प्रोसेस है। एक में है कि वेव फ्रंट को 2 पार्ट में बांट देना, और एक है कि वेव फ्रंट में जो एनर्जी है उस एनर्जी को 2 पार्ट में बांट देना, ठीक है। तो अगले क्लास में हम यही करने वाले हैं, इंटरफेरेंस थिन फिल्म, लॉयड्स मिरर एंड पर्सनल बाइप्रिज्म। सर एक बार बैक कीजिए। कौन सा है बैक पेज में? कौन सा? ये तो वही वाला लास्ट था, ये यही यस हो गया। ओके। तो कल की क्लास में यही करवाएंगे, और कल है 30 तारीख, तो कल 2 बजे से मॉडर्न फिजिक्स भी करेंगे। यस सर। मॉडर्न 31 को तो केवीपीवाई है, 31 को केवीपीवाई है, तो 1 घंटा करने में क्या जाएगा? तो मतलब 31 को तो नहीं कर पाएंगे ना, 31 को नहीं कर तो उस दिन का तो वीडियो वीडियो काटी सेंटर। ठीक है, वीडियो भेज देंगे। सर इसमें तो डार्क फ्रिंज भी तो हो सकता है ना, इसमें ब्राइट हुआ है तो इसमें वाटर वाला में। हाँ सब होगा उसमें, फ्रिंज में कोई फर्क, देखो फ्रिंज जो बताया ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंट्रल ब्राइट डार्क ब्राइट से बनेगा। लेकिन अगर एयर में वो फ्रिंज भी ज्यादा होता था, मान लो एयर में अगर फ्रिंज भी इतना चौड़ा है, डार्क ब्राइट इतना है ना, इसमें क्या हो जाएगा, फ्रिंज भी छोटा हो जाएगा, इसमें फ्रिंज भी छोटा हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही बनेगा, डार्क ब्राइट ऐसे ही बनेगा, बस समझो कि पूरा का पूरा कंप्रेस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा।
तो देखो अब बहुत सारा हो चुका है ऑलरेडी, इतना दिन कैंसिल हो गया, तो कल स्टार्ट करने दो। अब जो छूट जाएगा उसको तुम थोड़ा कर लेना, 1-2 दिन वीडियो से कर लेना, क्या? हाँ सर हम कर लेंगे, बस वही आप बोले थे ना वीडियो नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, जिसका अगर छूट जाएगा तो एक दिन वीडियो कर, एक दिन दे देंगे। अब रेगुलर देखो वीडियो देने से होता है कि सब लोग वीडियो के भरोसे बैठ